दोस्तों नमस्कार। सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल देश के प्रधानमंत्री का है। सवाल संघ के प्रचारक से सत्ता तक पहुंचे नरेंद्र मोदी का वाकई नहीं है। सवाल तो इस देश के प्रधानमंत्री की नीतियों का है। सवाल यह भी नहीं है कि राजनीतिक जीत दर जीत हासिल करते हुए नरेंद्र मोदी का कद कहीं बड़ा हो चला है। सवाल तो यह है कि प्रधानमंत्री की नीतियां और खास तौर पर आर्थिक नीतियां इस देश में फेल हो चली है। सवाल यह नहीं है कि राजनीतिक सफलता नरेंद्र मोदी ने कितनी पाई। सवाल यह है कि आर्थिक नीतियों की असफलता तले राजनीति से बात अगर आगे निकल गई और इस देश के जनमानस में समा गई कि दरअसल इस देश की सत्ता की नीतियां उनके खिलाफ है, तब कौन सी सियासत काम आएगी। राजनीतिक दलों को हराया जा सकता है, लेकिन जनमानस को कैसे हराएंगे। दरअसल यह डर है, यह खौफ है, और यह डर और खौफ कहीं और नहीं बल्कि आरएसएस के भीतर है, उसके अपने संगठनों के भीतर है। और इस देश के भीतर में बीजेपी के अंदर सांसदों और मंत्रियों के साथ भी यही बात उभरने लगी है। हर को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना है, हर नेता को अपने इलाके में जाना है, हर स्वयंसेवक को शाखाएं लगानी है, हर शाखा के हर रविवार के दिन किसी प्रचारक को बुलाना है, हर मुद्दे पर चर्चा करनी है। लेकिन इस देश की आर्थिक नीतियां अगर इस देश के जनमानस को सीधे प्रभावित कर रही हो, और प्रभावित भी सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक हो चली हो, तो फिर रास्ता क्या बचेगा। और अगर टेलीविजन चैनल पर बैठकर प्रवक्ता सरकार के हिमायती बने रहे और इस बात का जिक्र करते रहे कि सरकार बेफिक्र नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कितना वक्त जनता देगी, और जनता के भीतर अगर अविश्वास जाग गया, सरकार की नीतियों को लेकर भरोसा उठ गया, तो फिर सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं होगा, सवाल सिर्फ संघ के प्रचारक का नहीं होगा, सवाल सिर्फ बीजेपी के एक सांसद का नहीं होगा जो देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि सवाल उस सत्ता का होगा जिस सत्ता ने बीते 8-9 बरस के दौर में इस देश की अर्थव्यवस्था इतनी नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ी कर दी है, जहां पर हर किसी के सामने दर्जनों सवाल हैं। और ये दर्जनों सवाल पहली बार सत्ता के भीतर घुमड़े या ना घुमड़े, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच घुमड़ने लगे हैं, स्वयंसेवकों के बीच घुमड़ने लगे हैं, सांसदों के बीच और मंत्रियों के बीच भी उठने लगे हैं। क्या सरकार को मालूम है कि फीस कितनी बढ़ गई 8 साल में नहीं, बीते 2 बरस के भीतर, या फिर बढ़ते बढ़ते किस स्थिति में पहुंच गई। क्या सरकार को मालूम नहीं कि हेल्थ सर्विस कितनी महंगी हो गई है। क्या सरकार को मालूम नहीं कि दरअसल मुफ्त की बिजली पानी की राजनीति के समानांतर उसके ऊपर जिनको यूनिट बिजली मिलती है वो कितनी कीमती हो गई है। क्या सरकार को मालूम नहीं मुफ्त अनाज बांटने के बाद जो बांटने वाले लोग हैं उनकी चांदी कैसे हो रही है। और अब गांव खेड़े में लोग सोचते हैं 5 किलो ना सही तो 2.5 किलो ही मिल जाए, वो बाकी 2.5 किलो से कैसा करप्शन एक सिस्टम का हिस्सा बन गया। यानी मुफ्त अनाज बांटना भी सिस्टम और मुफ्त अनाज के जरिए कमाई भी सिस्टम, यानी करप्शन भी सिस्टम में इस दौर में अनाज तक में जाकर घुस गया, तो बाकी चीजें कैसे बचेंगी। क्या वाकई सरकार अनभिज्ञ है इस बात को लेकर कि महंगाई और बेरोजगारी ने इस देश के भीतर में करप्शन को बढ़ा दिया है। क्या वाकई वो अनभिज्ञ है इन परिस्थितियों से कि इस देश में घर चलाने के लिए कहीं करप्शन लोगों के दिलों में बस तो नहीं गया, और सरकार के साथ खड़े वो पूरा अधिकारी वर्ग, पूरी नौकरशाही, वह पूरा तबका, उसके भीतर उस सिस्टम को चलाने की जो ताकत है वो करप्ट तो नहीं होते चला जा रहा है, और उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। और इसके ठीक समानांतर चाहे नफरत की राजनीति हो, चाहे धर्म की राजनीति हो, चाहे हिंसक परिस्थितियां हो, चाहे संकीर्णतावाद को महत्व और पनाह देने की सत्ता की सोच हो, इन तमाम परिस्थितियों पर ध्यान कब तक जाएगा। तो क्या ये हथकंडे भी फेल हो जाएंगे, चुनाव के वक्त भी फेल हो जाएंगे। ये सारे सवाल पहली बार संघ के भीतर भी हैं और संघ के साथ साथ बीजेपी के भीतर भी है। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है कि संघ में दूसरे नंबर के व्यक्ति ने आंकड़े दिए, हालांकि वो आंकड़े आधे अधूरे हैं। आधे अधूरे का मतलब वो पूरा सच बोल नहीं पाए बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, असमानता को लेकर।
और दूसरी तरफ सरकार के भीतर सबसे सफल मंत्री के तौर पर नितिन गडकरी भी जब खुले तौर पर इस बात का जिक्र करें कि महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, मर्सिडीज गाड़ी के प्रचार भी करते हैं लेकिन मर्सिडीज गाड़ी इतनी महंगी है कि हम खरीद नहीं सकते, इस तरह की जुमलों का जिक्र सियासी तौर पर किसे अच्छा लगेगा या किसे बुरा लगेगा यह महत्व नहीं है। आज इसका आकलन इसलिए जरूरी है कि इस देश की जनता के साथ कौन खड़ा है और कौन जनता की मुश्किलों की तरफ से आंख मूंदे हुए है। एक ऐसी परिस्थिति में आरएसएस और बीजेपी के भीतर सवाल उठने लगे हैं। टॉप 5 इकोनॉमी में भारत है, आरएसएस भी मानता है, बीजेपी भी मानती है, इस देश की जनता भी मानती है। 5 ट्रिलियन का सपना दिखाया गया, बुरा नहीं था, अच्छा ही सपना है और अगले 25 बरस में भारत विकसित देश हो जाएगा, इसको भी सपने को पालना चाहिए। लेकिन इसके समानांतर स्थिति क्या है? इस चकाचौंध के जो पिलर हैं वो टॉप 10 कॉरपोरेट हैं, सबसे मजबूत पिलर है। दूसरा सबसे मजबूत पिलर सुप्रीम कोर्ट है जो कि खामोशी भारत की इकोनॉमी और डूबती परिस्थिति में जनता के मुश्किलों को लेकर बरत रहा है। तीसरा पिलर संवैधानिक संस्थाओं का कानून के मुताबिक काम ना करते हुए सत्ता के मुताबिक काम करने की स्थितियां हैं। और जो चौथा पिलर है वो नए नियम कायदे के तौर पर कुलांचे मार रहा है, क्योंकि नेटवर्थ बढ़ किसका रहा है, दिवालिया हो कौन रहा है, टैक्स वसूली किससे की जा रही है, टैक्स रियायत किसको दी जा रही है, जांच की पूरी प्रक्रिया क्या है। यह चौथा पिलर इतना लुंज-फुंज है जो शायद सही मायने में लोकतंत्र के 4th पिलर यानी मीडिया सरीखा हो चला है। लोकतंत्र के पिलर अगर ध्वस्त हुए तो सरकार की टॉप 5 इकोनॉमी और चकाचौंध और विकसित राष्ट्र बनाने की सोच के जो पिलर हैं उसमें जनता कहीं नहीं है। क्या आरएसएस के भीतर अब यह सवाल उठने लगे हैं? काम नहीं चलेगा इससे कि हिंदू मुस्लिम कह लिया जाए, 80-20 कर लिया जाए, काम इससे नहीं चलेगा और जीत नहीं मिलेगी। हमें पता है जीत चाहिए तो ही तो सुविधाओं की पोटली आरएसएस के साथ भी होगी, नेताओं के साथ भी होगी, मंत्रियों के साथ भी होगी, लेकिन उस जनमानस का क्या कीजिएगा जिसके भीतर सवाल उठने लगे हैं। कल्पना कर सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ने के बाद भी दुनिया के सबसे कम फीस की परिस्थितियों के साथ टिकी है। 12 रुपए ट्यूशन फीस से बढ़ाकर आप कितने गुना भी करते चले जाइए वह दुनिया में सबसे कम फीस होगी। लेकिन इस देश के भीतर में ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों के गरीबों की हालात भी इतनी बेहतर नहीं है कि कल तक वह साल में 12 रुपए ट्यूशन फीस देते थे, अब हर महीने 12 रुपए ट्यूशन फीस दें। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आरएसएस चौंका तो रही है सरकार को, कहीं जगाना तो चाह रही है, लेकिन वह भी आधा अधूरा है। वो आधा अधूरा इसलिए भी है क्योंकि जो आंकड़े रखे गए दत्तात्रेय हुसबोलो के जरिए भी उन्होंने भी सच पूरा नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि 20 करोड़ गरीब, दरअसल 23 करोड़ गरीब तो बीते 4 बरस में भारत के भीतर बढ़ गए हैं, जो कोविड काल से आगे की परिस्थितियां नहीं बताया। उन्होंने कहा कि 23 करोड़ की आय 375 रुपए, एकदम झूठ है ये। इससे वो चौंक रहे हैं। 375 रुपए का मतलब यह होता है कि हर महीने 11,250 रुपए और साल में 1,36,875 रुपए। वो कहते हैं 23 करोड़ की आय इससे कम है, जबकि इस देश के भीतर में प्रति व्यक्ति आय भी इससे कम है, यानी समूचा देश इसके निचले दायरे में आता है। सच यह है कि 20 करोड़ लोग ही 375 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इस देश में कमा पाते हैं। बाकी सभी की तादाद इस गरीबी की रेखा से नीचे की है। यानी इस देश की प्रति व्यक्ति आय को भी आरएसएस देखना नहीं चाह रहा है कि वह भी घटते घटते कैसे बांग्लादेश के नीचे चला गया है। लेकिन बावजूद इसके जो सवाल मौजूदा वक्त में सबसे महत्वपूर्ण है वह इस देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था के साथ जाकर खड़े हैं। पहले उसका एक खांचा देख लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल यह डर और खौफ आरएसएस और बीजेपी के भीतर क्यों समा गया है और क्यों उसे लगने लगा है कि अगर अर्थव्यवस्था मोदी जी ने नहीं संभाली तो कोई हथकंडा
चुनावी जीत नहीं दिला पाएगा और यही डर का माहौल संघ और बीजेपी के नेताओं और स्वयंसेवकों के बीच भी आकर खड़ा हो चला है। इसमें अगर परत दर परत चीजों को देखना शुरू कीजिएगा तो 2-3 सवाल शुरू में जो सवाल उठे उसमें बहुत साफ था कि देश के भीतर जो भी धन है वह जनता, दूसरी तरफ गरीब है वो धन कॉरपोरेट के पास है। भूखमरी, गरीबी से जनता परेशान है, यह भी आवाज उठी। महंगाई से जनता परेशान है, यह भी आवाज उठी। देश में आर्थिक विषमता बढ़ी है, यह भी आवाज उठी। सवाल डराने वाला इसलिए क्योंकि हमने शुरू में एक बात का जिक्र कर दिया कि किस मोहल्ले में रहते हैं नेताजी और स्वयंसेवक। अब उन्हें समझना होगा वह झूठ फरेब नहीं कह सकते हैं। किस अपार्टमेंट में रहते हैं शहर में, वहां पर से भी झूठ फरेब कह के ज्यादा दिन वह टिक नहीं पाएंगे। और गांव में रहते हैं तो गांव के समाज के भीतर सरोकार होता है। नजर और नजरिया अगर समाज का उनको लेकर बदलने लगा तो स्थितियां नाजुक हो जाएगी। आरएसएस प्रयासरत है सत्ता सरकार जाग जाए और परिस्थिति क्यों विकट है अब जरा सिलसिलेवार तरीके से स्थितियों को समझ लीजिए। शुरुआत सितंबर के महीने से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से करते हैं, उसके बाद एक एक चीज पर आएंगे। एक्सपोर्ट जो भारत ने किया वो 32.6 बिलियन डॉलर यानी 2,65,000 करोड़ का था। जो इंपोर्ट जो बाहर से माल आया वो 59.4 बिलियन डॉलर यानी 4,83,000 करोड़ का था। यानी व्यापार घाटा सीधे सीधे 2,18,000 करोड़ का। और इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 6 महीनों के भीतर भारत ने जो एक्सपोर्ट किया है वो 18,65,000 का किया है और जो इंपोर्ट किया है वह 30,82,000 का किया है। 30,82,000 करोड़ का, दोनों तरफ करोड़ लगा दीजिए। यानी कुल मिला के व्यापार घाटा पहले 6 महीने में 12,16,000 करोड़ का है। यह है व्यापार घाटे की पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर आरबीआई की दिशा में जाती है उस महंगाई को लेकर, जहां आरबीआई का काम ही है इन्फ्लेशन कम करना, महंगाई कम करना। 6% नहीं कर पाए तो संसद में बुलाया जा सकता है, जवाब पूछे जा सकते हैं। आप कहते हैं सरकार को बुलाया क्यों नहीं जाता है, आरबीआई को बुलाती क्यों नहीं है? क्या सारे डायरेक्टर्स पॉलिटिकल नियुक्त किए गए हैं? हो सकता है गुरुमूर्ति जी भी वहीं पर है, लेकिन अगला सवाल ज्यादा गंभीर है। ज्यादा गंभीर इसलिए क्योंकि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो पूरी रिपोर्ट होती है, सरकार उसको पढ़ती है और अपनी राजनीतिक मुश्किलों को देखती है और नए तरीके से आरबीआई की तमाम चीजों को जनता के सामने यह कहकर रखती है कि मुश्किल हालात हैं। आरबीआई कहती है कि आप महंगाई थामना चाहते हैं या आप महंगाई बढ़ाकर राजनीति को अपने अनुकूल करना चाहते हैं। राजनीति को अनुकूल करने के लिए महंगाई बढ़ती चली जाएगी। आपने इस देश को ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है और सरकार जब अपने रास्ते चलती है तो इंपोर्ट ड्यूटी जहां इच्छा वहां बढ़ा देती है, एक्सपोर्ट जहां चाहे जिसे चाहे वहां रोक देती है। घरेलू बाजार में राजनीति को साधना है तो इससे हिचकिचाती नहीं है कि मुफ्त में अनाज भी देना है और उस अनाज को एक्सपोर्ट से रोकना भी है। ये तमाम मंत्र विरोध आरबीआई को डराने लगे हैं कि हमारा काम बचेगा कैसे। तीसरी परिस्थिति इन सब के बीच जो खास तौर से दिवालिया होती कंपनियों की कतार इस देश के भीतर में है। पहले एक चीज समझ लीजिए, दिवालिया होती कंपनियों को संभालने के लिए जो एनसीएलटी बनाई गई उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस मणिपुर के हैं रामालिंगम सुधाकर जी। उन्होंने सरकार से कहा कि आपने सैंक्शन पोस्ट की है 63, हमारे पास लोग हैं 28, हमें तो 63 + 50 चाहिए, वो मांग रहे हैं, लेकिन आप सैंक्शन पोस्ट को भी भर पाने की स्थिति में नहीं है। 3 सवाल, लोग नहीं है, पैसा नहीं है या फिर करप्शन हावी है कि हमको किस दिवालिया होती कंपनी को किस अपने मित्र के करीब और राजनीतिक तौर पर लाभ उठाने वाले मित्र के करीब उन्हें सौंप देना है कौड़ियों के मोल। ये 3 स्थितियां एक साथ चलती हैं। यहां पर यह भी समझिए, पहले जो होता था वो सिक इंडस्ट्री कंपनीज एक्ट काम करता था, अब जो है न्यू इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड काम करता है। यानी पहले बीमार इंडस्ट्री को कैसे ठीक किया जाए, अब दिवालिया इंडस्ट्री को कैसे बेचा जाए। अंतर समझ लीजिएगा, क्योंकि जो पूरे के पूरे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी और बोर्ड ऑफ इंडिया है वो बता रही है कि 2000 मामले पेंडिंग पड़े हैं 2000 कंपनियों के, 5,600
जो बैंकरप्ट कंपनियां हैं उनके पिटीशन हमारे पास आकर ट्रिब्यूनल के पास पड़े हुए हैं। इस स्थिति में इस देश की आर्थिक व्यवस्था नाजुक हो रही है, घबराएगा कौन नहीं। राजनीतिक तौर पर और सांगठनिक तौर पर हर को पैसे की जरूरत, और दूसरी तरफ कॉरपोरेट और छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री चलाने वाले भी इसी देश के भीतर, इसी जमीन पर रहते हैं, इसी समाज में रहते हैं। उनकी हालत अगर नाजुक हो चली है तो फिर समझेगा कौन। जाहिर है इर्द गिर्द बीजेपी के ही नेता हैं, बीजेपी के ही मंत्री हैं। हर कोई पीएमओ में नहीं बैठा है, हर कोई ऐसी लाल दीवार के भीतर नहीं बैठा है जहां की नीतियां जब लागू होती है तो कहर ढा देती है आम लोगों पर। और इन तमाम बड़े पैसे वालों के सरोकार भी आम लोगों के साथ थे, तो क्या व्यापारिक स्थितियां भी नाजुक हो गई। इसीलिए यह खौफ आरएसएस के भीतर आ रहा है, इसीलिए आरएसएस के स्वयंसेवक घबराने लगे हैं कि आने वाले वक्त में तो गुरु दक्षिणा भी नहीं मिलेगी, और गुरु दक्षिणा पर लगाम और कोई नहीं। सत्ता के नियम कायदे कर रहे हैं, जो सत्ता आर्थिक नीतियों के माजरे फेल हो गई वह हमारे भी गुरु दक्षिणा पर रोक लगाती है कि नहीं नहीं ब्लैक मनी नहीं। और ब्लैक मनी का आलम यह है कि स्विस बैंक में पैसे बढ़ गए, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत का पैसा जो दुनिया के 21 देशों के बैंकों में है वो बढ़ गया, और देश के भीतर से कैसे प्रिंटेड नोट गायब हो गए आरबीआई खुद बता रहा है, और आप करप्शन और ब्लैक मनी का जिक्र कर रहे हैं। यह डराने वाली स्थिति है, क्योंकि जनता को राहत दे पाने की स्थिति में सरकार क्यों नहीं है, और सरकार राहत के बदले और मुश्किल हालात खड़ी कर रही है। इसके लिए तो एक ही चीज काफी है। क्रूड ऑयल जो खरीदा जाता था जून के महीने में वो $116 प्रति बैरल था, आज की तारीख में यह घटकर $90 प्रति बैरल हो गया, लेकिन कीमत कम नहीं हुई। इसको और ध्यान से समझिए, ये तो क्रूड ऑयल का जिक्र कर रहे हैं। जो पेट्रोल का प्राइस था डॉलर के भीतर में वह $148 प्रति बैरल जून के महीने में, और आज की तारीख में अगर उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से चेकआउट करें तो वो $93 प्रति बैरल होना चाहिए। लेकिन जनता पर कोई राहत नहीं, जनता के लिए कोई कमी नहीं। पेट्रोल के साथ डीजल भी जून के महीने में $170 प्रति बैरल, ये क्रूड नहीं जिक्र कर रहे हैं, ये पूरे डीजल का जिक्र कर रहे हैं। और सितंबर के महीने में $123 प्रति बैरल, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अंतर्राष्ट्रीय देशों में शामिल है, लेकिन भारत में यह रियायत बिल्कुल नहीं है। स्थिति इतनी नाजुक क्यों है? क्योंकि सरकार की तेल कंपनियों में, अगर आप इंडियन ऑयल को ले लेंगे, अगर आप भारत पेट्रोलियम को ले लेंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को ले लेंगे, तो प्रति लीटर 3 से 4 रुपए ये लाभ इन्हें मिलता है। लेकिन इनकी अपनी परिस्थिति नाजुक है, क्योंकि सरकार का ध्यान कहीं और है। इसे समझेगा कौन? क्या मंत्री नहीं समझ रहे हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स की टीम नहीं समझ रही है? पार्लियामेंट नहीं समझ रही है? जो राज्यसभा को मिलकर जो स्टैंडिंग कमिटीज बनाई जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट की, उसकी रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ पाती है? वो छुपी हुई क्यों रह जाती है? और जरा सी भी अगर रिपोर्ट निकल कर आती है तो मीडिया उसको क्यों नहीं दिखलाता है? ये सारे सवाल डराने वाले हैं, और इस डर से आरएसएस और नितिन गडकरी भी बोल रहे हैं, तो कल आने वाले वक्त में दूसरे नेता भी बोलेंगे। वो समझ जाएंगे हमको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी लौटना मुश्किल है, हमको अपने गांव लौटना मुश्किल होगा अगर हम कहते रहेंगे नहीं नहीं सब ठीक है और सरकार का ध्यान है, सरकार देशभक्त है, सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, सरकार युद्ध के मौके पर भी लाभ उठाना जानती है। ये सारे बात कह लीजिए, लेकिन जनता के ऊपर जो असर पड़ रहा है वो असर अगर दिखाई दे रहा है तो पहला प्रतीकात्मक तो आरएसएस है, जिसके स्वयंसेवक जमी पर चलते हैं, लेकिन स्वयंसेवकों की एक कतार भी सत्ता के जरिए मिलने वाले लाभ में समाती चली गई और उसने गुणगान करना शुरू कर दिया। यही स्थिति कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर भी समाई कि अगर मोदी सत्ता की नीतियों के अनुकूल बात कहते रहेंगे, कभी ट्वीट पर बात कहेंगे, कभी सोशल मीडिया में कुछ कहेंगे, कभी भाषण देंगे, कहीं कुछ यूट्यूब बना देंगे, ऐसी परिस्थितियां यानी वीडियो बनाकर रख देंगे और उससे बात ऊपर तक पहुंच जाएगी कि हम असल भक्त की परिस्थिति में हैं। लेकिन इकोनॉमी तो वही है, जनता की परेशानी तो वही है। अब इसे समझने की स्थिति में, डराने वाली स्थिति में आरएसएस और बीजेपी के भीतर भी हलचल मची हुई है। और जरा इसको और समझिए तो हमारे पास जो फॉरेस्ट रिजर्व था, आप कल्पना कर सकते हैं महज एक साल में $105 बिलियन हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया। कितना होता है? 8,54,000 करोड़।
ये होता है फॉरेस्ट रिजर्व हमारा 1 बरस के भीतर कम हो गया, और सिर्फ बीते 2 महीनों में उसमें सबसे ज्यादा कमी आई है $36 बिलियन की। यानी एक लिहाज से सोचिए तो इस 2 महीने की रफ्तार बता रही है कि आने वाले में संकट और बढ़ेगा, और इसका मतलब यह है कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपए बीते 2 महीनों में जो हमारा फॉरेस्ट रिजर्व था वो कम हो गया। अब सवाल आगे का और उस जनता को लेकर जहां आरएसएस की घबराहट है। मिनिमम कीमत 1 साल के भीतर कहीं बढ़ी है तो वह 20% बढ़ी है, जिसके दायरे में चावल, गेहूं, आटा, दाल सब आते हैं। जो उसके बाद शैंपू और साबुन की परिस्थिति आती है, ये 40 से 50% बढ़ी है, और कुछ जगहों पर लगभग 100% तक 1 बरस के भीतर यह कीमतों की रफ्तार है। यह स्थिति बतलाती है कि इस देश के भीतर महंगाई का मतलब क्या होता है, और इसके ठीक समानांतर जो टैक्स वसूली का जिक्र होता है। 2021-22 और 2022-23 यानी पिछला फाइनेंशियल ईयर और इस फाइनेंशियल ईयर, पहले 6 महीने को सिर्फ देख लीजिए और सिर्फ जीएसटी वसूली को देख लीजिए। जीएसटी की वसूली 2021-22 यानी 2021 के अप्रैल से लेकर 2021 के सितंबर तक 6,75,000 करोड़ रुपए सरकार के कलेक्शन थे जीएसटी से। अब आप देखिए महंगाई इतनी बढ़ गई तो 2022 में अप्रैल से सितंबर तक उसमें इजाफा लगभग 2,19,000 करोड़ का और हो गया, और जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 8,94,000 करोड़ हो गया। खून किसका चूसा जा रहा है, और खून पसीने की कमाई जो कर भी पा रहा है उसके लिए भी जिंदगी मुश्किल है। जिस बेरोजगारी का जिक्र दत्तात्रेय होसबोले ने यह कहकर किया कि 4 करोड़ बेरोजगार हैं, वो ना तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देख पाए, ना वो एनएसएसओ की रिपोर्ट देख पाए, ना वो सीएमआईई की रिपोर्ट देख पाए, ना वो इंटरनेशनली उन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देख पाए जो साउथ एशिया को लेकर बहुत साफ तौर पर बताती है कि भारत जैसे देश में 16 करोड़ लोग इतने निराश हो गए कि उन्होंने नौकरी खोजना तक छोड़ दिया है। बेरोजगारी की स्थिति तो दूर की बात है। यह डराने वाली परिस्थितियां आरएसएस सरकार को सचेत कर रही है, या इस बात का एहसास कराना चाह रही है कि इस देश के प्रधानमंत्री की नीतियां कितनी फेल है, और नहीं संभले तो कोई हथकंडा काम नहीं आएगा। हथकंडे का मतलब यही है कि जनता उन चीजों में उलझती चली जाए जहां पर उसको जिंदगी का सच उस राष्ट्रवाद में नजर आए, उस राष्ट्रीय सुरक्षा में नजर आए, उस जातीय समीकरण में नजर आए, उस धार्मिक प्रवृत्ति में नजर आए, या फिर सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर अलग अलग मुद्दे नफरत के आश्रय, घृणा के आश्रय, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने के आश्रय अगर खड़ा करते चले जाएं तो भी यह चीजें चलेंगी नहीं। अब इसे समझने की प्रक्रिया में बकायदा स्वयंसेवक आ रहा है, उसकी शाखाएं आ रही हैं, प्रचारक भी आ रहा है, और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता और मंत्री भी आ रहे हैं। तो क्या यह डर और खौफ 2024 को लेकर कुछ नया कह रहा है, या फिर नई दिशा में चीजें इस देश के भीतर में कुलांचे मारने लगी हैं? ये सारे सवाल राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन आज जिक्र तो उस समाज के भीतर का था जहां पर जनमानस वाकई जिस दिन प्रभावित होकर रिएक्शन की स्थिति में आ गया, उस दिन राजनीति किसके ऊपर विजय करेगी और किस सत्ता को संभालेगी, यह समझ आरएसएस समझाना चाह रही है, बीजेपी बताना चाह रही है, या इन दोनों परिस्थितियों में सभी मिलकर अब हाथ खड़े कर चुके हैं कि अब हमसे नहीं संभलेगा, किसी तरीके से इस संकट से हर एक दूसरे को निकालते हैं। क्या ये तो नहीं है? सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।